अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन हम हफ्ते के मिड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और इंतज़ार भी बढ़ता जा रहा है वीकेंड का। और ये वीकेंड इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं कि मुल्क भर में जो इवेंट्स हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों से लोग कोशिश करें कि अपनी जो तकरीबात हैं, चाहे वो पर्सनल तकरीबात हैं, कॉर्पोरेट तकरीबात हैं, उसको रमज़ान की आमद से पहले जो चीज़ कैलेंडर इवेंट्स के तौर पे मौजूद हैं उनको मना लिया जाए, उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए एंड लेट्स गेट पास्ट इट। आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस इम्प्रेशन कि रमज़ान के महीने में बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुस्लिम्स हमारा पूरा जो महीना होता है उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो हो जाती है। हम हालत रोज़े में होते हैं तो पहले 10 दिन हम उससे एडजस्ट कर रहे होते हैं, बीच के जो 10 दिन होते हैं अगेन यू नो ऑलमोस्ट वो ईद का और बाकी चीज़ों का हमारे पर जोश और एहतमाम बढ़ जाता है। फिर इवेंचुअली आखिरी 10 दिन वी आर ऑलरेडी इन दैट फेस्टिव मोड। तो कई लोगों का ख्याल है, बल्कि पूरी दुनिया में माना जाता है कि जो बिज़नेस होना है, काम होने हैं, वो आप रमज़ान से पहले कर लीजिए बिकॉज प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो हो जाएगी। बहुत सारे ऑफिस में आज के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है कि जी एग्जैक्टली रमज़ान टाइमिंग्स क्या होंगी। कुछ ऑफिस में आप ये भी देखेंगे कि लोगों ने फ्लेक्सी ऑप्शंस दिए हैं, यानी आप 7 बजे आके 2 बजे तक काम कर सकते हैं, सुबह 8 बजे तक आके 3 बजे तक काम कर सकते हैं, या अगर आप सबसे लेट शिफ्ट यानी 9 बजे आना चाहते हैं तब आपको थोड़ा और देर तक बैठना पड़ेगा, यानी 3 या 4 बजे तक। सवाल ये पैदा होता है कि जब हम वहाँ पे मौजूद होते हैं तो हमारी बॉडी को कैफीन की इतनी आदत होती है, फिर हमारा जो वर्क डे होता है, बचपन से हमारी ट्रेनिंग ऐसे है कि पहले पीरियड से ही हम सोचना शुरू कर लेते हैं कि लंच ब्रेक पे हमने क्या करना है, और ये ट्रेनिंग हमारी ऑफिस तक भी जारी रहती है बिकॉज एज सून एज वी कम टू द ऑफिस वी ऑल्सो स्टार्ट प्लानिंग आवर डे अराउंड द लंच। रमज़ान में ये रूटीन क्योंकि पूरी हिल जाती है, ना चाय होती है, ना कॉफ़ी होता है, ना लंच प्लान करना होता है, तो हम अपने आप को काफ़ी खाली खाली तस्वर करते हैं। इनफैक्ट वही जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू प्लान योर डे। तो जहाँ आपका वर्क आवर्स डिसाइड हो रहे हैं, ज़्यादा लोड वाली चीज़ें आप करने की कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान से पहले हो जाए, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सिमिलर टिप्स फॉर योर मंथ ऑफ रमज़ान। पर्सनल टिप्स की अगर मैं बात करूं तो अक्सर हमारी कोशिश होती है कि जैसे ही हम काम पे पहुंचें या सुबह सुबह ख़वातीन भी जब अपना दिन प्लान कर रही होती है, मिसाल के तौर पे अगर आपके यहाँ कोई दावत है या आज अपना दिन प्लान करने में जो सबसे आसान काम है, आप सोचते हैं कि सुबह सुबह शुरुआत उनसे की जाए, लेकिन इससे होता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और जब तक वो मुश्किल काम या कॉम्प्लेक्स काम की तरफ आप पहुँचते हैं तब तक आपकी मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो हमारा आपको मशवरा ये होगा, और ये मेरी पर्सनल आजमाई हुई टिप है, कि आप कोशिश कीजिए कि जो सबसे मुश्किल काम है, जो सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क है, वो सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। यानी अगर आपने हलीम बनानी है और साथ में दाल भी बनानी है और कोई सब्ज़ी भी बनानी है तो कोशिश करें पहले शुरुआत हलीम से कर दी जाए। अच्छा जी, अब हम बताते हैं आपको कि इर्द गिर्द हमारे क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स जितने लोग सिंध यानी वादी महरान के रहने वाले हैं, हम जानते हैं कि 7 शरीफ में इस वक्त मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, और इसकी वजह है जनाब लाल शहबाज कलंदर का उर्स, जिसको आज से हम देखते हैं कि उसकी तैयारियां आज से शुरू हो चुकी हैं। जुम्मे के रोज़ जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में और सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में छुट्टी होगी, पब्लिक हॉलीडे होगी इन द इवेंट ऑफ लाल शहबाज कलंदर्स उर्स। अगर हम देखते हैं कम्यूनिटीज़ को वहाँ पर, जिस तरह के आप जानते हैं कि सिंध में हिंदू बिरादरी भी है, मुसलमान भी हैं वहाँ पे, और दोनों के लिए ही ये बड़े ही रिवियर्ड और बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम शख्सियत हैं। 12वीं सदी के सूफ़ी शायर लाल शहबाज कलंदर की फ़ैमिली का ओरिजिनली ताल्लुक़ बगदाद से था। फिर ये सेटल करते करते ये फ़ैमिली ईरान आई। ईरान के बाद जब इन्होंने पाकिस्तान माइग्रेट किया तो लाल शहबाज कलंदर की ख़ुद मुलाकात हुई है मुल्तान में बहादुर ज़करिया से और बाकी लोगों से, और उसके बाद उनका ये सूफ़ी सिलसिला यानी उनकी जो रुग़बत थी इस्लाम की तरफ वो बढ़ी। लाल शहबाज कलंदर से मुताल्लिक बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं हमारे पास, बहुत सारी यानी उनके बारे में ट्रेडिशन है, फोकलोर है। अब क्योंकि ये इतना लंबा अरसा गुजर चुका है और ये दोनों ही कम्यूनिटीज़ यानी हिंदू कम्यूनिटी एज़ वेल एज़ मुस्लिम कम्यूनिटी इनका बहुत अदब और एहतराम करती है, तो इसलिए कई चीज़ें रिवायत से मेरी मुराद है जो आम फहम हमारी फोकलोर है वो आपस में मिलजुल गई है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जब हम लाल इनको कहते हैं तो लाल से मुराद जेम है, यानी एक नगीना अपने आप में, जिस तरह इन्होंने जो उरूज हासिल किया सूफ़ी शायरी में, अल्लाह की कुर्बत में, तो इसकी वजह से इनको उस जेम का स्टेटस दिया गया है। लेकिन फिर दूसरे कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि शायद ये ज़्यादातर लाल रंग ज़ेबतन करते थे और इनके लाल चोगे की वजह से इनको लाल शहबाज कलंदर कहा जाता है।
लेकिन कलंदर आफ्टर ऑल उसके हवाले से ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो अल्लाह से लौ लगा लें, जिनको जो फ़कीरी में ज़िंदगी गुजारना चाहें और जिनको इस बात से गर्ज़ ना हो कि लोग क्या कहते हैं, मटीरियल जो चीज़ें होती हैं, दुनिया की जो शान व शौकत है वो उनके लिए कोई मायने ना रखे। हम सब ने ही, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में, लेकिन खुसूसन अगर हम सिंध के सूबे की बात करें तो लाल शहबाज कलंदर की जो नौबत है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तमाम ही म्यूजिशियंस ने इसको अटैम्प्ट किया है और कहा जाता है ये इनके 100 साल इनके गुजर जाने के बाद, यानी 1 सदी गुजर जाने के बाद इसको पेन किया गया। चाहे आप किसी हिंदू बरादरी के शख्स से बात करें, चाहे वो इंडिया में ही क्यों ना रहता हो, लाल शहबाज कलंदर या झूले लाल की नौबत वो भी गाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर सिंध और ये सिंधी कल्चर का बहुत ही रचा बसा अहम हिस्सा है और हम देखते हैं कि ज़ायरीन यहाँ पे मौजूद होंगे। एक दूसरा एस्पेक्ट जिसके बारे में बात करना चाहेंगे, ये इतनी बड़ी तादाद में जब ज़ायरीन यहाँ पे पहुँचते हैं अदब व एहतराम के साथ, तो इनके लिए मुनासिब इंतज़ामात होना भी बहुत ज़रूरी है। 2 साल कबल जब ये उर्स मुनक्किद हुआ था सिंध में, तो हमने देखा कि हीट स्ट्रोक का भी ज़माना था, गर्मी बहुत शदीद थी जिसकी वजह से कुछ ज़ायरीन जाँ बहक भी हो गए थे, हीट स्ट्रोक का भी शिकार हुए थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वक्त जब हम समझ सकते हैं कि इस वक्त भी मौसम में तब्दीली आई है, बहुत गर्मी है, तो ज़ायरीन के लिए अच्छे इंतज़ामात किए गए होंगे। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं जी शहबाज कलंदर की थोड़ी सी नौबत और हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब वक्त हुआ है मिलो पाकिस्तान का। आपकी मुलाकात करवाते हैं यंग पाकिस्तानी ड्रीमर्स से जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है। आज हम मुलाकात करेंगे जी तैयब असलम और आसिम खान से, जो कि फीचर हुए हैं 20th एशियन सीनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैम्पियनशिप 2019 में। पाकिस्तान के प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं और ये इंशाल्लाह ताला जब 20वीं एशियन सीनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो हमने सोचा कि इनकी हौसला अफजाई भी की जाए और उनसे ज़रा बातचीत भी करें। सो लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन विद तैयब एंड विद आसिम। जी साथ मौजूद हैं तैयब और आसिम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये बताइए, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप दोनों सेलेक्ट हुए हैं इस चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए। ट्रॉफी पाकिस्तान लाने के लिए आप कितने पुरुउम्मीद हैं? काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग रही है, काफ़ी एक साल इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, और हमारे कैंप्स वगैरह ऑन ऑफ लगते रहते हैं और हम कंटिन्यूसली कैंप में नहीं रह सकते क्योंकि आपको पता है हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी होते हैं, PSA जिसे हम कहते हैं, तो वो ऑन ऑफ कैंप चल रहे थे उसके लिए। लेकिन जो हमारा जो फोकस था मेन वो एशियन टीम चैम्पियनशिप थी, उसमें हमने सिल्वर मेडल लिया लास्ट ईयर। तो अभी हम इंडिविजुअल के लिए खेलने जा रहे हैं मलेशिया 28। अच्छा, मुझे बताएं सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ क्या, क्योंकि 27 अप्रैल को आप लोगों की है, इससे के बाद रमज़ान भी आने वाला है, तो व्हाट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट दिस चैम्पियनशिप और ख़ास तौर पे आपकी तैयारी का सिलसिला? लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इसमें जानने के लिए कि कैसे तैयारी करते हैं किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए। जी, जैसे आपको पहले बताया कि हम 1 साल से इसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल पूरी हो चुकी है। हमने बीच में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी खेले हैं। इंशाल्लाह 28 को हम जा रहे हैं और 1 मई टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। तो अभी मेरे से ड्रा आउट नहीं हुआ, तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि हमारा मैच किसके साथ है, और हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी हो चुकी है, कैंप्स वगैरह सब कुछ हो गया। और इसके लिए जैसे कि आपने कहा कि आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो कितनी सपोर्ट मिलती है आपको फॉर एग्जांपल फेडरेशन की तरफ से और ख़ास तौर पे आपके अपने कोचेस की तरफ से? मोरल इस वक्त कैसा है और अपना सबसे बड़ा कंपटीशन किसको देखते हैं? जैसे दुनिया सबको पता है कि स्क्वाश एक वन ऑफ द टफेस्ट स्क्वाश गेम है जो दुनिया में है, तो स्क्वाश को अगर आप देखा जाए दूसरी गेमों से कंपेयर करें तो स्क्वाश में जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्क्वाश फिज़िकली बहुत ज़्यादा है। तो तकरीबन मुझे आज 15 साल हो गए हैं स्क्वाश खेलते हुए। तो मैं जब 8 साल का था तो मैंने स्क्वाश स्टार्ट किया। तो स्क्वाश को आपने दिन ब दिन इम्प्रूव करना है, अपनी फिटनेस फोकस को। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आप दुनिया से काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप 1 हफ्ते के लिए इंजर्ड होते हैं तो आप ऑलमोस्ट काफ़ी पीछे चले जाते हैं। तो मैं तकरीबन 1 साल इंजर्ड रहा हूँ। एंकल की इंजरी थी मुझे, तो उस इंजरी ने मुझे काफ़ी, मैं 59 पे था वर्ल्ड में, तो उसके बाद मैं इंजर्ड हो गया, फिर मैं 140 चला गया, उसके बाद फिर मैंने कम बैक किया, आज मैं 51 पे दोबारा आ गया हूँ। तो अभी स्क्वाश को
इस पाकिस्तान में रह के कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि स्क्वाश इस टोटली चेंज ना हो। तो जब स्क्वाश चेंज हो गई है तो हम लोगों को भी, आपको पता है, ट्रेनिंग भी चेंज करनी पड़ेगी, सब कुछ चेंज करना अगर पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में उन चीज़ों के लिए है ही कोई नहीं है कि जो ट्रेनिंग चेंज करवाए। वही हमारी पुरानी स्क्वाश चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी हमें प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए पाकिस्तान में की स्क्वाश दुनिया में काफ़ी पीछे है। बिल्कुल सही। मुझे ये बताऊं, स्क्वाश के आलमी चैंपियंस भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में स्क्वाश का पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल है? और दूसरा, इस वक्त आप वर्ल्ड लेवल पे किसको बेहतरीन स्क्वाश प्लेयर कंट्री मानते हैं? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स की इसके अंदर, क्योंकि आप जब शुरू में आते हो आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं होता, कोई टिकट्स नहीं होती, तो जो है ना फेडरेशन की तरफ से सपोर्ट होती है और किसी तरफ से सपोर्ट नहीं होती। फिर सबसे बड़ी सपोर्ट जो होती है ना पेरेंट्स की तरफ से, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट्स की, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खिलाए, जिसकी वजह से मेरी रैंकिंग बनी इंटरनेशनल में और नेशनल लेवल पे। तो आज जो है ना पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन भी हमें पूरी तरह सपोर्ट कर रही है और पंजाब स्क्वाश भी जो है ना हमें पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का। आसिम और तैयब, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। मुझे ये बताइए, कोई ख़ास पैगाम जाने से पहले कोई बात आप कहना चाहें हमसे, हमारे व्यूअर्स से? जी, बस हम यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान स्क्वाश और पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान को उनको पता चले कि स्क्वाश क्या चीज़ है। स्क्वाश का किसी को अवेयरनेस नहीं है। आए, स्क्वाश एक इंडिविजुअली गेम है, आप इसमें जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। स्क्वाश खेलने से आप फिज़िकली फिट रहते हैं, फिज़िकली के साथ ये एक इंडिविजुअल गेम है जो आपको खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। आए साहब, स्क्वाश खेलें। और जाने से पहले मैं इतना कहूँगा पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन का और पंजाब स्क्वाश को और SNGP का शुक्रिया अदा करूँगा, वो इतनी सपोर्ट करते हैं। और हम आवाम से भी खास करेंगे वो भी हमारे लिए दुआएं करें, और इंशाल्लाह हम जो एशियन पे जा रहे हैं 28 को वहाँ से कामयाब होकर वापस लौटें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, और आपको बहुत अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे इस टूर्नामेंट में भी, और आगे भी जिस टूर्नामेंट में भी आप पार्टिसिपेट करें। अभी जो बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन हम एसोसिएट करते हैं कि रमज़ान में लोगों का टेम्पर बड़ी जल्दी बिगड़ जाता है, गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। लेकिन अभी इस वक्त जो हमारे यहाँ पार्लियामान की हालत है, ऐसा लग रहा है कि रमज़ान से पहले ही रमज़ान की फ़ील आ रही है। हम आपको बताते चलें कि काफ़ी हंगामा आराई हुई, और ये आप ख़बरों में तो देख ही रहे हैं, ख़बरों की जीनत बनी हुई है। आपस में गुत्थम गुत्था नज़र आए अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदेगान, और ऐसा लग रहा है कि हम कानून साजी के अलावा सब कुछ कर रहे हैं पार्लियामेंट में। सबसे पहले आपको इसके हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, और उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर मोहित पीरज़ादा मौजूद होंगे, उनका भी तज्जिया लेंगे कि ये हालात किस तरफ को जा रहे हैं। ये लग तो नहीं रहा कि जमहूरियत और जमहूरी इक़दार की पासदारी यहाँ पे की जा रही है। व्हाट्स हिज टेक ऑन इट, बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट द रिपोर्ट। जी जनाब, शीरी मज़ाई साहबा का कहना था कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, माफ़ कर दीजिए। मोहित पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, यहाँ पे हिस्ट्री पे एहतजाज है, जियोग्राफी के स्लिप ऑफ टंग पे एहतजाज है, या वाकई गुस्सा इस बात का है कि जो ईरान में प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है उससे हम बैकफुट पे जाते हैं, और एक तरह से इसको अपोजिशन ऐसे देखती है कि ये एतराफ़ है और हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको ठेस पहुँचती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया की अक्सर जो असेंबलीज और पार्लियामेंट होती हैं वहाँ इस किस्म की राउडिज्म और इस किस्म की खप और शोर गुआ जो है वो बड़ा कॉमन है। इवन बरतानिया जो है वहाँ पर भी बहुत ज्यादा हुटिंग होती है, बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए जाते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो आप सीन देखते हैं वो दर हकीकत हमारा जो साउथ एशियन कल्चर है, वो साउथ एशियन कल्चर ही इस किस्म का है। हमारे यहाँ बात करने का अंदाज, शोर मचाने का जो स्टाइल है, जो एहतजाज है, इसी किस्म का है। हमारी जो नॉर्मल, आपका कहने का मतलब है कि वी टेक हैकलिंग टू द नेक्स्ट लेवल, बट सवाल ये पैदा होता है कि पार्लियामेंट में इनको बिठाया तो कानून साजी के लिए है, और जो आर्ग्यूमेंट है उसमें तो वजन है। आप समझते हैं कि स्टेटमेंट इमरान खान साहब की सही नहीं थी ईरान में? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की बहुत सी जो वीकनेसेस और डेफिसिट्स हैं उनकी इंटेलिजेंस के, उनके नॉलेज के, वो तो एक वीडियो भी चल रही है व्हाट्सएप के ऊपर, उसमें बड़े वाजे हैं कि कोई एक नहीं है, दर्जनों सामने आ रहे हैं। जोग्राफिया उनका ठीक नहीं है, इंफॉर्मेशन उनकी गलत है। अफ्रीका को उन्होंने एक मुल्क कह डाला, यहाँ उनको अंदाजा नहीं हुआ कि वो बेसिकली जर्मनी और फ्रांस कहना चाह रहे थे, जर्मनी, और उन्होंने जापान कह दिया, बोलते चले गए, लेकिन और भी गलतियां वो कर रहे हैं।
ईरान के हवाले से जो उनकी स्टेटमेंट है वो शायद उनको पब्लिकली नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मैंने वो एग्जैक्ट भी सुना है। जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने पहले मेंशन किया कि हमारे 14 लोग मारे गए, ईरान से जो है ये ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। फिर उन्होंने साथ ही उसको सॉफ्ट करने के लिए ये कहा कि पाकिस्तानी सरजमीन से भी ईरान के खिलाफ इस तरह से चीजें हुई हैं, ईरान का भी लॉस हुआ है, हम दोनों को मिलकर इसके लिए एक जो है रैपिड रिएक्शन फोर्स क्रिएट करनी है, जिसका कि बाकायदा डिसीजन भी हो चुका है। अब ऑपोजिशन जो है उसको एक्सप्लॉइट कर रही है कि कोई इतनी अनयूजुअल चीज है नहीं है जितना हम इसको ये वाकई एक्सप्लॉइट कर रही है डॉक्टर मोहित, या आपको वाकई लगता है कि देखें पहले तो इस बात पे बड़ी खुशी मनाई गई और कहा कि देखें फिलबदी बयानात देते हैं, जब तक आप कंटेनर पे हो, मुल्की सियासत की बात हो, एहतजाज हो रहा हो, तब तक ये बात समझ में आती है, बट एज द हेड ऑफ दिस हो रहे हैं, आपने खुद इस तरफ इशारा दिया, इज इट नॉट बेटर टू परहैप्स स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टेड स्टेटमेंट पे आप यू शुड स्टिक टू दैट? देखिए हेड ऑफ द स्टेट कई दफा कागज पकड़ के नहीं भी बात करते, लेकिन उन्होंने अपना स्क्रिप्ट याद किया हुआ होता है, प्रिपेयर किया होता है, उनके पास बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उससे वो बात कर लेते हैं या टेलीप्रॉम्प्टर से बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे मैं आपसे प्रॉम्प्ट बात कर रहा हूँ एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर। लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट की जो जिम्मेदारियां हैं और उनके जो आगे पीछे एडवाइजर्स हैं, या तो वो एडवाइजर्स की सुन नहीं रहे या एडवाइजर्स उनके जो है खासे कमजोर और नालायक हैं, क्योंकि उनका स्लिप ऑफ टंग भी ज्यादा हो रहा है, वो ज्यादा बोल भी रहे हैं। जब वो मीडिया से, टेलीविजन के लोगों से बात करते हैं, एडिटर से बात करते हैं, एंकर से बात करते हैं, वहां पर भी वो बहुत सी ऐसी चीजें कह डालते हैं, ऐसी चीजों के जवाब दे देते हैं जो उनको उस तरह से उसको एड्रेस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी का क्राइसिस जो है पीटीआई का, हुकूमत का ठीक ठाक बिल्डअप होता नजर आ रहा है। अच्छा डॉक्टर मोहित, दूसरी जो एलिमेंट जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि सदर रूहानी की भी स्टेटमेंट थी कि जी किसी तीसरे मुल्क को पाकिस्तान और ईरान के मामलात में बोलने की इजाज़त नहीं होगी, और चाहे वो कुछ भी सोचें। शायद उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। अमेरिका का क्या रिएक्शन आ सकता है ये हाल ही मीटिंग जो हुई है और इसकी प्रेस स्टेटमेंट के बाद? आप क्या समझते हैं कि वहाँ से क्या रद्द अमल आएगा? देखिए, कोई फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। अमेरिका ने ईरान को बहुत बुरी तरह से भागा हुआ है। ईरान बहुत ही ट्रेमेंडस प्रेशर में है। अमेरिकन जो है मसलसल स्क्रू टाइटन कर रहे हैं ईरान के गिर्द। ईरान के पास अगर नेचुरल ऑयल ना होता, नेचुरल रिसोर्सेज ना होते जिसको वो स्मगल कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में बेच रहे हैं स्मगलिंग के जरिए, तो उनकी इकोनॉमी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई होती। लेकिन वो बहुत सीरियस इस वक्त क्राइसिस में है। अमेरिकन कोई बहुत ज्यादा रिएक्ट इस पर नहीं करेंगे, वो दबाव बढ़ाएंगे तो इस्लामाबाद पर बढ़ाएंगे, और पाकिस्तान और इस्लामाबाद जो भी सोचता है कि ईरान के साथ हम नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं उसको अमेरिकन कंस्ट्रेन करेंगे। इस वक्त अमेरिकन ने दो चीजें पकड़ी हुई हैं। एक IMF है अमेरिकन की ब्लेसिंग के बगैर मूव नहीं कर सकता। जो भी पैकेज की शक्ल होगी वो वॉशिंगटन की ब्लेसिंग होगी, उसके अंदर तभी वो अगर सॉफ्ट होगा। और फिर फैटस है, फैटस भी टोटली अमेरिका के हाथ में टूल है। सो पाकिस्तान की और इस्लामाबाद की जो ऑप्शन है ईरान के साथ मूव करने की वो लिमिटेड है। सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो ऑपोजिशन को आप पैसिफाई करने के लिए वापस जब वजीर आज़म इमरान खान साहब आएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि विल ही टेक देम इन कॉन्फिडेंस? हाउ विल थिंग्स मूव फॉरवर्ड? क्योंकि जो पार्लियामेंट में काम होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा। मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म ऑपोजिशन को भी बहुत ज्यादा पैसिफाई कर पाएंगे। अलबत्ता जो नई हमारी इंफॉर्मेशन डिटेक्टर मिनिस्टर हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक रहमान, उनकी जो अप्रोच मीडिया की तरफ से वो खासी कॉन्सिलिएटरी है। चूंकि फवाद जो है वो मीडिया को चैलेंज करते रहे, वो एक डिफरेंट तरीके से देख रहे थे। डॉक्टर फिरदौस आशिक रहमान एक बहुत ज्यादा रवायती तरीके से देख रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत से मीडिया चैनल्स और अखबारात को एंगेज करेंगी, सॉफ्ट पैडलिंग करेंगी, जिससे जो गवर्नमेंट के खिलाफ एक बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद। और यकीनन प्रॉबेबली हेल्प द प्रेजेंट गवर्नमेंट अ लॉट, बिकॉज इस वक्त ऐसा लगता है कि बहुत सारे महाज एक साथ खुल गए हैं। वी होप दैट दे आर एबल टू नेविगेट देयर वे आउट मोर इफेक्टिवली। इस वक्त लेते एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी ना कभी हम में से हर शख्स ये लफ्ज़ सुनता है जिसका नाम है सॉरी। कहना बहुत मुश्किल होता है और सुनना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभार हमें लगता है यार अभी तो मैंने ना लड़ाई के लिए मैं वार्म अप भी हुई थी, ये सॉरी आ गया तो एकदम से ब्रेक लग गई है। लेकिन क्या सॉरी आपकी तकलीफ़ को कम कर देता है? दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। और कभी कभार, बल्कि आई वाज जस्ट रीडिंग दिस वन सेइंग येस्टरडे कि अगर सॉरी डज नॉट फॉलो अ चेंज
चेंज बिहेवियर, यानी जिस रवैये पे, जिस गलती पे अगर माफ़ी मांगी गई है उसमें तब्दीली नहीं आई या उसमें सुधार नहीं आया, तो फिर वो सॉरी नहीं, वो मैनिपुलेशन है। ये किस हद तक सही है ये हम जानेंगे हमारे पैनल से। और सबसे बढ़कर ये कि मुझे ये भी लगता है कि माफ़ी अपनी ज़बान में मांगना कितना मुश्किल हमें लगता है, तभी हमने ये सॉरी का सहारा लिया हुआ है। आप उर्दू में बोल के देखें कितना भारी भरकम लगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आपसे माफ़ी तलाफ़ी करना चाहता हूँ। हर लफ्ज़ ऐसा है जो हमें जाके लगता भी है और शायद इसकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज होने का थोड़ा सा इम्कान बढ़ जाता है, क्योंकि ये लफ्ज़ इतना भारी है। सॉरी को हमने रूटीन में ले लिया है, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सॉरी हम 10 दफ़ा बोलते हैं, किसी की बात अगर ना समझ में आए तब भी सॉरी बोल देते हैं, कभी तंजिया भी सॉरी बोलते हैं ताकि अपना अगला बंदा बात रिपीट करे। सो ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज शो, सॉरी के कितने शेड्स निकलते हैं और क्या उसके बाद मामलात ओके भी हो जाते हैं या नहीं। हमारे साथ जो पैनल है इन सबसे आप वाकिफ़ हैं, दे ऑल वेरी प्रोमिनेंट मीडिया पर्सनैलिटीज़, कुछ एंटरटेनमेंट की दुनिया, कुछ सोशल मीडिया की दुनिया, कुछ न्यूज़ की दुनिया। लेकिन भाई दुख हमारा सबका साझा है, वो है सॉरी। कभी आप अगर प्राइवेट काम करते हों और अपने पे चेक की बात करें तो वहाँ से भी आपको बड़ा सा सॉरी मिलता है और फिर आप कहते हैं अब हम करें तो क्या करें। ये अभी हम थोड़ी देर पहले अपने साझे दुख डिस्कस कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे पैनल को। आज हमारे साथ मौजूद हैं नीलम यूसुफ, आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं अयाज खान एंड अली गुरपीर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नीलम, सॉरी कितना बुरा लगता है, कभी कभार चुभता है ये सॉरी किसी का कहना? कभी कभार बहुत चुभता है। अभी जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे उस केस में तो बहुत चुभता है। जब पर्स हो जाए खाली और अगला बंदा कहे सॉरी तो बहुत ज्यादा दिल को लगता है। बट आई फील सॉरी इज जस्ट अ वर्ड एंड यू से सॉरी बाय योर एक्शंस। ठीक है, उस लफ्ज से असर जरूर पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद आपके जो आप अभी बात करी थी, आपके बिहेवियर में अगर चेंज आया है तो देन you mean it. तो sorry is just a word if you don't mean it. हाँ, अच्छा, लेकिन जिसको सॉरी किया जा रहा था यार साहब, उसकी दो एक्सपेक्टेशन होती है, या तो रवैया बदल दो। कुछ खवातीन होती हैं तो कहती पहले मनाओ, ये खाली खुली सॉरी क्या होता है, कोई गिफ्ट आना चाहिए साथ में। फिर उसके बाद तीसरा ये होता है देखिए भाई सॉरी तो आपका ठीक है, आपको ऐसा, लेकिन अभी जो मैं जितना आपको एहसास दिलाना चाहती थी, जितना गिल्टी करना चाहती थी, अभी मैं उस लेवल तक पहुंची नहीं हूँ, तो अभी आप सॉरी रोकें और थोड़ा और गिल्टी हूँ। तो ये आपने मुख्तलिफ शेड्स एक्सपीरियंस किए हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये इन्होंने भी, बेटा आपने जो बात शुरू की थी वो सही थी बिल्कुल, लेकिन सॉरी के साथ 3 तरह की वेरिएशंस भी होती हैं। हाँ जी। एक होता है नॉर्मली सॉरी, एक होता है सॉरी, तो ये, और एक होती है वो जो मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, वो तकिए के नीचे सॉरी लिख के रख देते हैं। ये पहला वाला जो आपने किया था वो था सॉरी बट नॉट सॉरी, यानी मजबूरी में कहना पड़ रहा है लेकिन मैं हूँ नहीं सॉरी। फिर एक बड़ी अजीब बात है कि बेटा सॉरी बोलो, सॉरी बोलो बेटा, सॉरी जी बोल तो दिया, कह तो दिया सॉरी। तो वो जो आप कह रही है ना सॉरी, और उसका हमारे क्योंकि कल्चरल डिफरेंस तो है, हम इंग्लिश में कहते हैं सॉरी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, यार मैं बस आपको बता नहीं सकता, मुझसे गलती हो गई, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन ये फैक्ट है कि खैर ये कहते हैं कि अगर आप किसी से माजरत कर लें, किसी से एक्सक्यूज कर लें, किसी को सॉरी कह दें तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा लफ्ज आपने डाला ना ओके, उसके भी 2-3 मीन ओके, वो भी अलग है। वो कह रहे थे, अच्छा, जो दोनों साथ होता है वो बड़ा लीथल कॉमन है। ओके सॉरी, ओके सॉरी, वो ज्यादा मुश्किल चलता है। ओके सॉरी, हाँ, ये ना एहसान यार तुम्हें सॉरी चाहिए, ये लो अपना सॉरी। अली तुमने तो गाना बना दिया यार इसके ऊपर पूरा। बिल्कुल, मेरा गाना थोड़ा अलग किस्म का सॉरी है। आई थिंक मेरे गाने का नाम है सॉरी आई वाज़न्ट इनफ, और वो ये होता है कि समटाइम्स दूसरे आपको छोड़ के चले जाते हैं, हाँ। आपके लव वंस। लाइक इन माई कॉन्टेक्स्ट ये गाना मैंने इसलिए बनाया क्योंकि तकरीबन 4-5 साल पहले मुझे एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई और मुझे पैनिक अटैक्स होते थे गाड़ी चलाते हुए, हाँ। तो मुझे पता भी नहीं था कि पैनिक अटैक्स और एंग्जाइटी होती क्या है। तो मैं किसी डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा भाई फिज़िकली तो आप सही हैं, तो फिर यहाँ पे कोई मसला होगा तो आप थेरेपिस्ट पे जाएं। तो मैं थेरेपिस्ट के पास गया तो मुझे पता चला कि क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू की डिवोर्स हो गई थी जब मैं छोटा था, तो मेरा चाइल्डहुड थोड़ा अनस्टेबल गुजरा है, स्टेबिलिटी नहीं थी। तो इसलिए अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरा माशाल्लाह से अच्छा काम चल रहा है, पर मुझे ये फील होता है कि कभी भी काम ख़राब हो जाएगा, फिर से इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो
मैंने रियलाइज किया कि मेरे अंदर बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे। लाशऊरी तौर पे अली, जब तुमने इसको एड्रेस किया तो इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रेव ऑफ यू टू कम आउट एंड टॉक अबाउट इट, बिकॉज हम में से कई लोग इस तरह की चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हैं, ब्लेम करने लगते हैं। तो मैं पूछना चाही थी कि लाशऊरी तौर पे जो तुम्हारे पेरेंट्स की अलहदगी हुई, उसमें कहीं ना कहीं क्या तुमने अपने आप को कसूरवार समझा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतने अर्से हमारे कल्चर में, पाकिस्तान में कोई पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं करते ज़्यादा। टॉपिक्स जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उन पे वो बोलते हैं बस तुम उस दूसरे कमरे में चले जाओ, तुम्हारी कोई कंसर्न नहीं है, तुम साइड पे रहो। हाँ। बिल्कुल। तो उसमें जो मिसकम्युनिकेशन है या लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें फिर ये होता है कि हम बच्चा ये सोचने शुरू हो जाता है कि शायद मेरी वजह से ये झगड़ा हो रहा है या ये अलर्जी हो रही है। कभी-कभार जब लड़ाई हो रही होती है तो कई पेरेंट्स ये कह भी देते हैं कि भाई अगर ये ना होता तो मैंने तो तुम्हें कब से छोड़ दिया होता। तो वहाँ पे वो बच्चा और फील करता है कि ये दो लोग जो इतने नाखुश हैं ये मेरी वजह से हैं कि मैं ये परसेप्शन होता है ना कि ताल्लुक मियां बीवी ने, वैसे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन चूंकि उनका बच्चा है तो इस वजह से दोनों ने ताल्लुक अपना कायम रखा हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात अली तुमने, और आप सबकी भी इसमें मौजूद लेना चाहूँगी कि हम अपने अक्सर जो पर्सनैलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उसका अगर सिरा जाके जोड़ते हैं तो बचपन के ही किसी वाक़ये या किसी सिचुएशन से होता है। हम जब बड़े हो जाते हैं तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग हमें आके सॉरी बोलें कि उन्होंने हमारे साथ उस वक्त ऐसा क्यों किया था? ऐसा होता है, या फिर शायद टाइम बहुत ज्यादा गुजर चुका होता है और आपके जहन में कभी आता ही नहीं है कि यार ये तलखी इतनी बढ़ चुकी होती है दिल में, या आपको लगता है ये सही ही नहीं हो सकता, वो सॉरी करेंगे भी तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, असल में मेरे ख्याल से सॉरी आपको बोलना होता है, क्योंकि देखें चाइल्डहुड में जो भी बातें हुई जिस इंसान ने की वो जिंदा है नहीं है या कहीं और चले गया है, अब आपके अंदर एक हेट्रेड है, हाँ। आपके अंदर एक नेगेटिविटी है और वो आपको ही खा रही है, आपको एंजाइटी दे रही है, आपको डिप्रेशन दे रही है। तो आपको इस पॉइंट पे रीच करना चाहिए जहाँ पे आपको फॉरगिव करना चाहिए, यानी वो जो आप बोझ उठा के घूम रहे हैं उस बोझ को कहीं रख दें, बस थक गए हैं। सॉरी तुमने मांगा भी नहीं तो मैंने भी सॉरी कर लिया कि बस अब ताकि आई कैन फील लाइट एंड आई कैन। यू रिमाइंड मी ऑफ दिस वन सेइंग जिसमें कभी कभार कहते हैं कि द बेस्ट गिफ्ट आप अपने आप को जो दे सकते हैं, आप उन लोगों को माफ करें जिनकी तरफ से माजरत कभी आएगी ही नहीं, जो कभी सॉरी नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन आपको उनको भी माफ करना पड़ता है। आप कहते हैं यार मेरे साथ ज्यादती हुई, मैं ही विक्टिम हूं और मैं ही माफ करूं। इसमें मुझे एक बड़ा अच्छा शेर, मेरा एक फेवरेट शेर है, मुझे याद आया है, वो ऐसा है कि दुश्मन अगर हो जेर तो लो सख्त इंतकाम, दुश्मन अगर हो जेर तो लो सख्त इंतकाम, और सख्त इंतकाम फकत दरगुजर में है। वाह, दरगुजर कभी कभार जो है ना, अच्छा दरगुजर अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है ना करना, किसी ने आपको सॉरी नहीं किया, उससे भी बेटर चीज है कि उन्होंने बताई है सेल्फ लव। आपके लिए बेस्ट रिवेंज है सेल्फ लव। इस तरह खवातीन करती हैं, ब्रेकअप होता है तो सॉरी वॉरी नहीं आया ना, हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं, हम कहते हैं आई विल बी द हॉटेस्ट एक्स यू विल एवर हैव। अच्छा देखना आप तो एक और चीज देखिए कि मियां बीवी में अगर कोई झगड़ा होता है, अब ईगो भी आता था ना बीच में, वो सब बीवी कहती है मैं क्यों माफी मांगू, शौहर कहता है मैं क्यों, वो कहे मेरी गलती है, वो कहे मेरी गलती है। लेकिन अक्सर देखा है जो अच्छी फैमिलीज हैं या जो चाहती हैं कि जुड़ के रहें बच्चों की वजह से भी, तो वो बीवी सॉरी भी नहीं बोलेंगी, हाँ। लेकिन शौहर के लिए अच्छा सा उनकी पसंद की डिश बना के उनके आगे रख देंगे। पता नहीं कौन सी जमाने की बात कर रहे हैं आजकल, तो हम फूड पांडा में भी कुछ ना ऑर्डर करें किसी के लिए जिस पे गुस्सा आए। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं राशिद मलिक बोल रहा हूँ कराची से। हाँ जी। टॉपिक बड़ा अच्छा, और आपके टॉपिक हमेशा अच्छे होते हैं, तो वो एहसासात पे से जुड़े होते हैं जो इंसानी एहसासात है। थैंक यू। तो सबसे मुश्किल सॉरी आपने जिंदगी में किसको किया है? मैं फौरन कर लेता हूँ, इससे इंसान जो अंदर जो एक इत्मीनान मिलता है ना, वो और कहीं से भी नहीं मिलता। अच्छा, खाली खुली सॉरी करते हैं या कोई गिफ्ट शिफ्ट भी दे के सॉरी करते हैं? नहीं, अगर दिल से करें तो ये गिफ्ट है, गिफ्ट भी जहाँ दे सकता है बंदा बिल्कुल देना चाहिए। लफ्जी गिफ्ट की बात नहीं कर रहे, कुछ एक्चुअली जेब पे खर्चा पानी वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर उससे करना पड़े तो जरूर करना चाहिए, और मैं करता भी हूँ। मैं ये एक बात करूंगा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का ये जो लफ्ज सॉरी है, ये बड़ा उस जुबान का हम पे एहसान है इस कौम पे
क्योंकि हम अनापरस्त लोग हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी। और हम दूसरी जुबान का लफ्ज इसलिए बोलते हैं कि ये हमने कौन सा, उर्दू में अगर हमें माजरत करना पड़े ना किसी से, हम कभी भी ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि बच्चे को सॉरी करवाना बड़ा आसान होता है, ये कहना मुझे माफ कर। एक तो मुझे लगता है लफ्ज भी नहीं इन्वेंट किया हमने कोई, सॉरी जैसा कोई हल्का फुल्का लफ्ज बहुत भारी है, बहुत भारी है, माजरत बहुत भारी है, उसमें भी मुझे एक्सक्यूज कर दे, वो फिर अंग्रेजी आ गई। यानी कोई आप भी सजेस्ट करें, हमें कॉलर कॉल करके बताएं कि क्या उर्दू अल्टरनेटिव हो सकता है सॉरी का। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, सॉरी लेना पड़ रहा है, क्या करें, पेचेक का भी मामला है, फिर वापस आते हैं, इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वैसे तो हम लाइट हार्टेड कॉन्वर्जेशन भी कर रहे हैं, सॉरी हमारे जो डेली मामलात होते हैं उसमें जी कोई लेट आया, किसी से कोई गलती हो गई, कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया तो आप उसके लिए सॉरी करते रहते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी गलतियां भी ज़िंदगी में होती हैं जिसका इम्पैक्ट इरिवर्सिबल है। सॉरी बोलो, कभी हम जब बच्चे के साथ बुरा रवैया करते हैं तो हम उसको सॉरी बोलते हैं? I mean, that's a big question in my mind. ऐसा आप क्या कहेंगे? हम अक्सर 2 साल का 3 साल का बच्चा होता है, उसकी इज्जत नफ्स, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट आप उसी वक्त से मजरूह करना शुरू करते। तुम्हें नहीं पता ये क्या बात हुई, थप्पड़ मार दिया सबके सामने, डांटा सबके सामने, कभी उसको सॉरी नहीं बोलते। ये आप जो कह रही है ना, ये पहले तो खैर नामुमकिन था। पहले जो दौर गुजरा है उसमें तो बड़े बूढ़े अगर कुछ कहते हैं वो सवाल ही पैदा नहीं होता, बच्चा ही आके रगड़ता था अपने आप को काफी। उसके बाद जब तक उसकी नाक रगड़ जाती थी तो फिर ठीक है, लेकिन देखो आइंदा ख्याल रखना, समझे, और बिल्कुल मैं अब तुम पे ही नजर है। लेकिन आज के दौर में मैंने देखा है कि जो अब इन्वायरमेंट है उसमें बच्चे थोड़ा सा बोल्ड भी हैं। बच्चे अपनी शिकायत को, जिस तरह पूरी दुनिया में ही, तो बच्चे जो हैं वो अपनी शिकायत का इजहार बड़ा खुले तौर पे कर लेते हैं। उसी तरह उन माँ बाप को भी ये होता है कि वो बेटा इधर आओ, इधर आओ बेटा, वो मैंने सॉरी, वो मैंने तुम्हें यूं कह दिया था, और उसको हक करके उसको प्यार करके। ये टीनेज में ज्यादा करते हैं, जब छोटे बच्चे, टीनेज में जब बच्चा चलाता है तब ज्यादा होता है। लेकिन जो छोटा, अगर नीलम मैं आपको कहूँ, अ लॉट ऑफ पीपल लुक टू यू बिकॉज यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। अगर बच्चे की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात की जाए और तुम अपने बचपन की तरफ देखती हो तो सॉरी से क्या रिश्ता बताया गया था फैमिली में कि जरा सी गलती हो जाए फौरन सॉरी करो, फौरन अपोलोजेटिक हो जाओ, दूसरों की हामी, दूसरों का आपको पसंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या अपनी बात अपने उसूलों पे स्टिक करो? व्हाट वाज योर ट्रेनिंग लाइक? क्योंकि अम्मी ही ज़्यादा वो तरबियत का जो माँ का एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि अब्बा तो अक्सर नौकरी में अब्बा बिजी होते हैं, तो अम्मी ने हमेशा यही सिखाया था कि जो आपका पॉइंट है ठीक है वो आप ज़रूर रखें, और एट सम पॉइंट अगर आप नहीं भी किसी से मुत्तफिक हो रहे हो तो दैट्स फाइन टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन सम इशू, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अम्मी की तो ट्रेनिंग हमेशा यही थी। और आपको पता है कि जो माँ बाप होते हैं रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए। बच्चे जो माँ बाप को देखते हैं ना एक्ट करते हुए, बच्चे उसी तरह ही एक्ट करते हैं। तो ये एक सर्टेन एज ग्रुप में आप ये सब चीज़ें सीख जाते हो, उसके बाद आप नहीं सीखते हो। तो वो वाला जो टाइम मुझे याद आता है, अम्मा की तरबियत हमेशा ऐसी थी कि अपनी गलती है तो सॉरी कर दो, हाँ अगर पॉइंट कहीं अपना रखना चाहो तो ठीक है, उस पर बहस भी कर लो, देयर इज नो हार्म इन इट। अली, जैसे जस्टिस के बारे में कोर्ट्स में कहते हैं ना कि अगर जस्टिस इज डिनाइड देन इट्स इट डजंट हैव एनी वैल्यू। आपको क्या, डिलेड है तो डिनाइड है, तो इसमें आप क्या कहोगे, सॉरी फौरन कहना चाहिए या लोगों को कभी 10 साल 20 साल बाद भी एहसास होता है फिर भी आके आखिरी सांस से पहले सॉरी कर देना चाहिए? आई थिंक इट डिपेंड्स। कुछ ऐसे बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जिनको रियलाइज करने में या उनको रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है। आई थिंक जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से डिग्रेसिंग, इसी ऑर्फनेज पे हम गए तो मुझे एक छोटी सी बच्ची मिली, सानिया नाम था उसका, 5 साल की। तो वो जब 2 महीने की थी तो उसको एक कपल ने अडॉप्ट किया और उसको रेज किया। जब वो 3-4 साल की हुई तो उनको पता चला कि वो बोल नहीं सकती क्योंकि उसका कोई डिसऑर्डर है, तो उन्होंने वापस ऑर्फनेज को 5 साल की बच्ची वापस दे के चले गए। अब मैं सोचता हूँ कि कैसे वो लोग होंगे जिन्होंने सोच के ये सोचा होगा कि जैसे ये कोई डिफेक्टेड जैसे कोई प्रोडक्ट है कि ये सही नहीं है, इसको वापस कर लेते हैं। कपड़े लिए थे, उसका रंग कच्चा था, ये लीजिए वापस। तो मैं इमेजिन करता हूँ कि उसको अगर कोई सॉरी भी बोल देंगे वो बाद में 10-15 साल बाद, फिर भी डजंट मैटर, बिकॉज आपने किसी की लाइफ
बर्बाद के लिए कहीं पे कभी भी आपको जब ये ज़रूरत महसूस होती है कि कोई शख्स मुझे आके सॉरी बोले, या जहाँ आपको हक तलफी महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि इस शख्स ने मुझे ये एहसास दिलाया, जो तुम्हारे गाने के बोल भी हैं कि सॉरी आई वाज नॉट इनफ, तो आपको जहाँ जहाँ तकलीफ होती है तो अगले बंदे का रवैया, उसकी कोई बात आपको ये एहसास दिला रही होती है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, एंड दैट आई फील इज द थिंग दैट पिंचेस यू द मोस्ट। बहुत गंदी, बहुत तकलीफदेह बात होती है। अच्छा जी, हम अच्छी बातों की तरफ ज़रा चलते हैं और दोबारा से थोड़ा सा मूड को लाइट करते हैं कि जी हस्बैंड एंड वाइफ में शुरू में तो सब अच्छे हैं, दुनिया बड़ी हसीन है, लॉलीपॉप्स, यूनिकॉर्न्स, रेनबोज, लेकिन अब शादी हो जाती है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि उसके बाद असली रूप पता चलता है, कौन कौन क्या रंग किसके हैं। हमारे साथ अभी माशाल्लाह, वैसे तो मुबारकबाद इस ड्यू नीलम की, आपने सोशल मीडिया पे बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत पिक्चर्स देखी, इनकी हाल ही में शादी हुई है। इनके हस्बैंड असदुल्लाह हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असदुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और एक तरह से आपका सैटेलाइट मैका है ये जी, सारे एक्सटेंडेड फैमिली है नीलम की। आप बताइए कि सॉरी और ओके का मामला किस तरह चल रहा है? पहली दफ़ा सॉरी कब कहना पड़ा आपको नीलम को? पहली दफ़ा सॉरी जो है वो मुझे जब हम ट्रिप पे थे, हाँ जी, तो तब बोलना पड़ा था, तो दैट वाज ओके, आई एम ओके विद सॉरी। और ये जल्दी मान गई थी या बड़ा मेहनत कराई इन्होंने आपको? नहीं, थोड़ी सी मेहनत इन पे करनी पड़ती है। अच्छा, बट ऑन द ड्यू थिंग। अच्छा, क्या करती है नीलम को जब गुस्सा आता है? तो खामोश हो जाती हैं जब तक कोई सॉरी ना करे, वो होती है ना, वो तूफान से पहले वाली खामोशी होती है, या क्या होता है? नहीं, उस टाइम आपको फील हो जाता है कि हर मूड इज ऑफ नाउ, और अब कुछ ऐसा होगा जिसके ऊपर हमारी जो है वो तकरार होने वाली। सही, तो डेफिनेटली आपको वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये खुद अगर कोई गलती कभी कर बैठे हैं तो ये फौरन सॉरी कर लेती हैं, या नहीं मैं ना मानूं, वो वाला हिसाब है? नहीं, शी इज वेरी फ्लेक्सिबल। तो जब इनको पता होता है कि ये उनका पॉइंट है जिसके ऊपर कोई गलती है, या मैं गलती नहीं बोलूंगा, वैसे ही नॉर्मली अगर कोई चीज जो है वो में हैपन हो गई है, तो शी इज वेरी ओके विद सॉरी, नो इश्यूज, शी इज वेरी फ्लेक्सिबल। अच्छा, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, इनका भी जरा हम इस पे व्यू लेते हैं। नीलम, ये बताएं, कभी अभी तक की लड़ाई झड़प, जो भी बॉर्डर पे झड़पें होती हैं, उसमें अभी तक ये मौका आया है कि उसने कहा अच्छा ज्यादा न्यूज एंकर ना बनो, ये तुम्हारा खबरनामा नहीं है? नहीं, ये जुमला आया अभी तक? वो गोलाबारी इस तरह से मैं करती नहीं जब बॉर्डर पे दोनों जानिब जो है तो मैं जो है वो न्यूज एंकर कभी भी नहीं, असद के साथ मैं कभी बन ही नहीं सकती हूँ न्यूज एंकर। एंड इवन असद अक्सर मुझे कहते हैं कि थोड़ी खबरें मुझे भी पढ़ के सुना दिया करो, किस तरह से पढ़ती हो, तो आई एम अ डिफरेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम। लेकिन असद ये है कि इज गुड, असद भी सॉरी कर देते हैं, लेकिन असद की सॉरी जो है ना वो अक्सर वही जो हम बात कर रहे थे ना, वो लफ्ज की सॉरी होती है, बिहेवियर में चेंज थोड़ा ना आराम से। आज जरा कोई छोटी सी बात बताएं, कोई ऐसा बिहेवियर जो आप चाहती हैं, जैसे लेट आते हो या कोई और बात हो जो आप चाहती हैं भाई ये बदलें, तो फिर कोई बात है ना, खाली खुली सॉरी क्या होता है? थोड़ा सा लेट आते हैं, मुझे इनसे सिर्फ यही गिला होता है। ओए होए, असद आप सुन रहे हैं? आप इस रवैये को बदलने की कोशिश करें। इनका एक ही शिकवा है, वो कहते हैं लेट बहुत आते हैं, हमेशा देर कर देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी, चलें, हमने एक कपल की सुलह सफाई कराई, अपना जन्नत में मकान बना लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ मौजूद होने का। अरे तुम्हें ये सुनने को मिलता है, तुम भी मीडिया में हो, अयाज साहब आपको भी, कि देर का ताना। मुझे सिर्फ ऐसे अच्छा जल्दी से इस बात को कहते हैं ताकि फिर अगली बातें अच्छी वाली हों। सॉरी जो है ना, हाँ, हर जगह काबिल कबूल होता है, सिर्फ डॉक्टर जब कभी कहते हैं सॉरी, वो जो सॉरी है वो बड़ा तकलीफ दे होता है, लेकिन है वो भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा होता है। जब डॉक्टर आता है निकल के अपने मुंह से हटा, और खास तौर पे देखें, नॉर्मली हमने तो नहीं देखा, लेकिन फिल्मों वाला तो बड़ा अजीब था, चश्मा भी उतारता है ना कि होता है। नहीं, लेकिन वो एक वाकई आप सही कह रहे हैं कि तकलीफ से आपको हेल्पलेसनेस, सॉरी अक्सर देखिए जो माजरत वाला सॉरी है वो तो हम बर्दाश्त कर जाते हैं, कभी ना कभी आगे पीछे करके हम उस शख्स को माफ भी कर देते हैं, लेकिन ये जो हेल्पलेसनेस वाला सॉरी है ना, कि मैं चाह कर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, दैट रियली पिंचेस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम
बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कई दफ़ा आपको प्रोफेशनल अफेयर्स में ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि जहां अगर आपसे कोई ह्यूमन एरर हो भी जाए, कोई गलती हो भी जाए, तो सॉरी की गुंजाइश ही नहीं बचती। और अयाज साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या बताया जो कि एक वज़ीर आला से रिलेटेड है। वज़ीर आला की लिए कंपेयरिंग हो रही थी, उनका इस्तकबाल हो रहा था। जी, उसकी कंपेयरिंग थी और उसमें कंपेयर मैं था, लेकिन मुझे बुलाने के लिए जो साहब थे वो भी पर्चे पे कुछ 2-4 लाइनें लिख के लाए थे। सही। तो उन्होंने कहा कि जी अब मैं अपने मेज़बान कंपेयर को बुलाने वाला हूँ, लेकिन उससे और हम साथ साथ शुक्रिया अदा करते हैं। तो आगे उन्होंने लिखा हुआ था कि वज़ीर आला अपनी गूनागूं मसरूफियत के बावजूद तशरीफ़ लाए हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो कहना है जी अब इसके बाद अब हम बुलाएंगे हमारे मेज़बान अयाज खान को, और हम वज़ीर आला साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने गुनाहों की मसरूफियत के बावजूद तशरीफ़ ले आए हैं। और उसके बाद वो यूँ और वज़ीर यकीन वज़ीर का हाल वो खुद हंस रहे बुरी तरह, वो यूं परेशान। अब इसमें वो कोई जगह नहीं मिल रही थी सॉरी की, और उसके बाद आना आपने था, आपके लिए और मुश्किल। मैं आया हूँ और मेरी नजर उन पे पड़े तो मैं हंसूं। मेरी उस फिर अच्छा उनको मुझे भी कुछ खराज तहसीन पेश करना था, तो मैं डर रहा था कि मुझसे कोई जुमला ना निकल जाए, लेकिन भाई वो शख्स जो है उसको बीच में चला गया। नजरें मिलाने के काबिल है। कई दफा ऐसा होता है ये आपके लिए ना यादगार आपकी परफॉर्मेंस बन जाती है। हो सकता है उसके बाद आपको अगली परफॉर्मेंस का मौका ना मिले, लेकिन वो परफॉर्मेंस यादगार होती है। अरे आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि सॉरी की गुंजाइश ना बनी हो? आई थिंक कॉमेडी की बात है तो कॉमेडी में बहुत सारे कुछ एरर भी हो जाते हैं, वो भी फनी होते हैं, तो हम वो रख लेते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं उसमें होता है कभी कि हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और बंदा गिर गया, तो हम कहते हैं यार हाँ ये रख लेते हैं, क्योंकि ये जो प्लान था उससे भी बेहतर हो गया। तो कभी कभी मिस्टेक्स और सॉरी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो प्लान था उससे भी बेहतर चीज बन जाती है। तो ये भी एक अच्छा, लेकिन अभी तक हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स की ना, दो में, बहन भाइयों में, हस्बैंड एंड वाइफ में। और अबाउट प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, जब आपके कॉलीग्स हैं, सब बराबर हैं, सब कंपेटिटिव हैं, इवन कभी वहाँ पे ऐसा हुआ है कि शरारतन किसी ने जानबूझ के कोई हरकत की हो और बाद में फिर उसको पैसिफाई करने के लिए सॉरी किया हो, तो अब आपको पता है कि भाई मुझे तो पता है तुम्हारी नीयत क्या थी, और वहाँ पे सॉरी एक्सेप्ट ना हो? फिर तो वो एक प्रोफेशनल सॉरी होता है कि बस somebody has said it, you know, professionally and you're responding to it professionally. Okay, that you'll say that. Okay. मेकअप रूम में कभी इस तरह की लड़ाई झगड़े की कैफियत होती है? मेकअप रूम में बड़ा हम लोगों के तो माशाल्लाह बड़ा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। आपको पता है मेकअप रूम में अक्सर जरा फ्रेंडली घर जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, बहुत ही ज्यादा घर जैसा। गीबतें भी वहाँ पे घर जैसी होती है, सारी गीबतें भी वही होती है। ऐसा बड़ा कॉमन जुमला है, यानी मीडिया में हम तो बचपन से सुनते आए हैं, हम वी आर ऑल लाइक अ फैमिली। तो फैमिली में फिर फुप्पो भी होती है, खाला भी होती है, और शैतान की खाला भी होती है, वो भी होती है जो होली फैमिली से होती है। तो फिर बताएं ये क्या? देखिए बात यह है कि ये जो फैमिली वाली आपने बात की है ना, जब हम शूट पे होते हैं, जैसे इन्होंने अभी वो उन चीज़ों का जिक्र किया है, तो गलतियों या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें एक्सक्यूज भी वाले लफ्ज़ को ना यूज़ करने के लिए, मैं भी इनका खबरों का मेरे जहन में आया कि खबरों में कभी कभी गलती होती है, उसमें भी वो जगह ही नहीं मिलती। वो बहुत पहले की बात है कि उसमें आया था लिखा हुआ कि पेशावर में बम का धमाका हुआ, तो उन्होंने आवाज़ भी साथ में निकाल दी ना। अब उसके आगे वो आगे कुछ कह नहीं सके, वो आगे बढ़े, लेकिन चेहरे से लग रहा था कि वो ब्रेक अच्छा, लेकिन अयाज भाई ये होता है कि चेहरे पे कभी गलती होती है, चेहरे पे शर्मिंदगी जो है ना, एक मुस्कुराहट जो आ जाती है। खबरों वाले सबसे क्लोजअप पे होते हैं, ये भी कि मास्टर शॉट लगा। अच्छा, दूसरा ये कि जो हमारे कान में ये आला लगा हुआ होता है जिससे आपको एमसीआर की आवाज आ रही होती है, वहाँ पे वहाँ पे सबको पता है कि आपसे हो गया है ब्लंडर, और आपको भी पता है कि आपके साथ कुछ हैंड अप कर चुके हैं, और उस वक्त अपने आप को लेके चलना। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जितने लोग नहीं जानते, जिनका डायरेक्टली अगर मीडिया से ताल्लुक नहीं है, मीडिया में मुझे लगता है हर शख्स ही बहुत विटी होता है, सबका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। तो आपका ना, यानी आपका रिकॉर्ड भी बड़ा जबरदस्त लगता है। अली, कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्रू ने तुम्हारा रिकॉर्ड लगाया हो? हाँ, मैं मुझे याद है एक सिटकॉम मैंने किया था, और पहली बार मैं टीवी कर रहा था। तो टीवी का ये होता है कि सुबह को स्क्रिप्ट मिलती है कि 2 घंटे में शूट है, ये स्क्रिप्ट लो। क्योंकि रात को लिख रहे होते हैं पता नहीं क्या, तो मैं स्क्रिप्ट मांग रहा था 4-5 दिन से, क्योंकि मुझे पता था मैं पहली बार टीवी कर रहा हूँ, तो
मैं सबसे अनप्रिपेयर्ड और वो होऊंगा, तो मैं कहा मैं रट के जाऊंगा। तो सुबह को उन्होंने स्क्रिप्ट दी 2 घंटे, आप पहला सीन आपका है। मेरे को मैं डर गया और मैं लाइनें पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मुझे रट्टा करने की बहुत मुश्किल है, मतलब मैं एग्जैक्ट लाइनें मुझे याद नहीं होंगी, मुझे जैसे और फिर मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज। तो मैं गया और मैं जाके है ना, पहला मेरा शॉट था, मैं शुरू हो गया, मैं लाइन की फंबल मैंने तक 15-16 टेक्स दिए। तो उसके बाद वो कैमरा वाले मुझ पे हंसने शुरू हो गए। जब वो हंसने शुरू हो गए तो फिर मैं भी हंसने शुरू हो गया, क्योंकि आई वाज लाइक ओके, फिर प्रेशर कम हो गया। वो हंसी नहीं होती, वो बेबसी होती है। ये बड़ा काम करेगा, हम कब जाएंगे। तो खैर वो जब सिचुएशन सब हंसने शुरू हो गए तो फिर वो प्रेशर खत्म हो गया, उन्होंने भी बोला चिल करो, कुछ नहीं, और उसके बाद ऐसे काम में ज्यादा मजा आता है जब सब एंजॉय कर रहे हैं, एवरीबॉडी नोज कि चलो ठीक है ये भी फ्लॉज है, ये काम मुश्किल है, अब हर कोई एंजॉय कर रहा है। नीतम, दोबारा कमिंग बैक टू द फैमिली लाइफ ना, फैमिली फ्रंट पे आते हैं, सास को कभी सॉरी कहने की नौबत अभी तक आई है? अभी तक तो नहीं आई, क्योंकि अभी शादी को बहुत कम टाइम हुआ है। तो कभी ऐसी कोई ख्वाहिश आई हो कि जी फलाना हमारी फैमिली का इवेंट है, ऐसा करो बरी का वो वाला जोड़ा पहन लो, अब वो वाला जोड़ा तुम्हें पसंद ना हो तो तुम क्या करती? बहुत मुश्किल सिचुएशन में मैं पड़ जाऊँ और बहुत सोच में पड़ जाऊँ कि अब करूँ क्या, लेकिन मैं उनको खुश करने के लिए पहन लूंगी। यहाँ बस मेरी आज कोई तस्वीर ना ले, बस मैंने पहन लिया है। साहब, इस तरह के सॉरी मुश्किल होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, और हर फैमिली में 1-2 कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि नाराज उसमें आ सकते हैं, नेगेटिव रोल में आ सकते हैं। उनका यही होता है कि उनको आप कुछ भी कर लें कि वो बिल्कुल ठीक रहेंगे पूरे साल, तकरीब में कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो करेंगे। अच्छा चले, करें तो करें, वो बात हो गई, लेकिन कभी कभार ख़ानदानी मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ते हैं जो अगर आप शुरू में संभाल लें और चलें उस वक्त सॉरी कर लें, माफ़ी तलाफ़ी माजरत हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़े ना, लेकिन हम भी उसको कभी कभार तूल देते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। बस वो चीज़ आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो क्या एक मिसाल देते हैं कि कौन सा आटा होता है जो खींचते जाएँ, तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर हम मियाँ बीवी को हम ज़्यादा इसलिए लेते हैं कि ज़्यादा बच्चों तो मासूम होते हैं, वो सॉरी और कवर हो जाता है, उनको पता है कि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं। लेकिन ये जब फैमिलीज बढ़ती है उनमें वाकई आप सही कह रही हैं, अच्छा जैसे जैसे वक्त बढ़ता है वैसे वैसे वो दरारें, फिर लोगों का उस तरह से नेगेटिव कहना, तो वो सॉरी भाई तुम सॉरी, मैं सॉरी क्यों कह दूं? और थोड़ा सा गुजर जाए तो फिर कहते हैं जी सॉरी का टाइम गुजर गया, अब तो सजा और जजा का मामला होगा। बिल्कुल। तो ये जो आप नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मेरा ख्याल है क्योंकि हमारा असल मकसद यही होगा कि फाइनली हम यही कहेंगे कि जी सॉरी जल्दी कर लें, गलती का एहसास जल्दी कर लें, दूसरे की तकलीफ का, यानी यू डोंट गेट टू डिसाइड कि आपने किसी को हर्ट किया या नहीं किया, अगर वो कह रहा है कि उसको तकलीफ हुई है तो फिर मेरे ख्याल में एक सिंसियर अपॉलॉजी तो बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया अली, अयाज साहब एंड नीलम फॉर बीइंग हियर। बहुत सारे जाविये आज हमने सॉरी और ओके के निकाले, हो सकता है कुछ आपके दिल के करीब हो, आपसे फिर